जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो कुंडली के दूसरे ऐसे शुभ ग्रह के बारे में है जिसको कुंडली देखते समय सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि पंडित ने कुंडली बनाई और उसमें देखा लगन कुंडली उसने बना दी। यानी लग्न और लग्नेश कुंडली के प्राथमिक ग्रह हैं जिनको सबसे ज़्यादा सर्वोपरि या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। उसके बाद वो एक कुंडली चंद्र कुंडली भी बनाता है कि भाई लगन के साथ साथ चंद्र कुंडली से भी देख लो। कुछ शास्त्र कहते हैं कि लगन अगर कमज़ोर है और चंद्रमा बली है तो चंद्र कुंडली से प्रेडिक्शन कीजिए, अन्यथा लगन कुंडली से ही प्रेडिक्शन कीजिए। कहीं कहीं शास्त्रों में सूर्य कुंडली भी बनाई जाती है, लेकिन सामान्यतः लगन और चंद्र कुंडली को ज़्यादा देखा जाता है। भाव चलित भी देखते हैं, अगर ग्रहों की डिग्रियां बहुत ज़्यादा शुरुआत में या अंत में पड़ी हुई हैं, या लगन की डिग्री बहुत ज़्यादा शुरुआत या अंत में पड़ी हुई है, लेकिन सामान्य तौर पर लगन और चंद्र कुंडली को प्रधानता दी जाती है। जिस तरीके से लगन का स्वामी एक अपने आप में एक बहुत मुख्य ग्रह होता है, इसी तरीके से चंद्रमा एक मुख्य ग्रह होता है। लग्न का स्वामी हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी व्यक्ति का शरीर और मन दोनों एकाग्र होकर काम करते हैं तो ही ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। नहीं तो मन कुछ कह रहा है, शरीर कुछ कह रहा है, इंद्रियां कुछ कह रही हैं, मन में भटकाव आ रहा है, तो व्यक्ति प्रॉब्लम में फंस जाता है। ऐसे ही विषय को लेकर आज मैं आपके सामने हूं कि आपने हमेशा सुना होगा कि चंद्रमा को शुभ ग्रह कहा गया है। तो क्या शुभ ग्रह हमेशा ही शुभ फल देता है? बहुत बार ऐसा भी होता है कुंडली के अंदर कि वो ग्रह स्वभाव से शुभ है, लेकिन वो इतना ज़्यादा पीड़ित और परेशान है कि अब वो शुभ ग्रह सिर्फ नाम का है, अब वो पापी ग्रह हो चुका है, अब वो अशुभ ग्रह हो चुका है, और अब वो अशुभ ग्रह से भी ज़्यादा स्पीड से काम करेगा। सामान्य तौर पर मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु इनको स्वभाव से अशुभ माना गया है, लेकिन जब कोई शुभ ग्रह पापी हो जाए, शुभ ग्रह अशुभ हो जाए, तो कहा जाता है कि यह अशुभ ग्रह से भी ज़्यादा पाप ग्रह या पाप फल देने में सक्षम है। आप देख रहे हैं कि जब शुभ ग्रह चंद्रमा कुंडली में बन जाता है, पाप ग्रह कब बनता है, कैसे बनता है, उसी को विषय को लेकर है। और उसको मैं एक उदाहरण कुंडली से आपको समझाऊंगा भी कि भी अगर आप अपनी कुंडली में देखना चाहते हैं कि आपका चंद्रमा मजबूत है या कमज़ोर है, तो ये वीडियो आपके लिए। आपकी चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी, तो ये वीडियो आपके लिए। अंतरदशा आपकी कैसी जाएगी, ये वीडियो आपके लिए। आपका मन किस प्रकार का है, आपकी मानसिकता कैसी है, अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका चंद्रमा कैसा है और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ चल रही है। बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति सब कुछ होता है लेकिन उसका चंद्रमा खराब होता है। जब भी निर्णय लिया, जब भी कोई काम करा, तभी लॉस हो गया, प्रॉब्लम हो गई। तो आइए शुरुआत करते हैं कि किस हद तक दे सकता है अशुभ ग्रह आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानी, वहम दे देगा, अपस्मार, मिर्गी का दौरा, मानसिक बीमारी। तो उसको हम उदाहरण कुंडली से देखेंगे कि कैसे एक शुभ ग्रह आपके सामने अशुभ ग्रह बन जाता है, और जब वो अशुभ बन जाता है तो आपको क्या प्रॉब्लम देता है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि कुंडली के अंदर चंद्रमा को कैसे पता लगाएं कि मेरा चंद्रमा खराब है। कैसे हम ये जानें कि ये चंद्रमा खराब है, इस चंद्रमा में प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे पहले शास्त्र कहता है कि चंद्रमा को 6-8-12 में नहीं होना चाहिए। जैसे लगन का मालिक 6-8-12 में हो तो लाइफ का स्ट्रगल बढ़ जाता है, उसी तरीके से चंद्रमा 6-8-12 में नहीं होना चाहिए। अगर वो 6-8-12 में बैठा है तो अपने मित्र की राशि में होना चाहिए, उसके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, तो ही वो चंद्रमा ठीक है। अगर वो शत्रु की राशि में और अशुभ ग्रहों से पीड़ित है, दृष्ट है या उसके साथ बैठे हैं, तो ऐसा चंद्रमा खराब चंद्रमा माना जाता है। राहु केतु अक्ष पर चंद्रमा नहीं होना चाहिए। अगर राहु केतु अक्ष पर है तो सबसे पहले कम से कम होना चाहिए कि वो 6-8-12 में नहीं होना चाहिए, खराब भावों में नहीं होना चाहिए। सामान्य तौर पर चंद्रमा के साथ राहु हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वभाव से कुछ ना कुछ जिद्दी और अड़ियल किस्म के देखे जाते हैं। वो अपने मन में किसी एक बात को अगर ठान लेते हैं तो उसी पर जड़ होकर बैठ जाते हैं। सामने वाला कितना भी समझा ले, वो व्यक्ति हमेशा ऐसा लगता है कि ये कुछ वहम, कुछ एक तरीके से कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला, कि इसका दिमाग कुछ अलग ही चल रहा है, इसको कितना भी पाठ पढ़ा लो लेकिन ये सुनता नहीं है। एग्जैक्टली चंद्र केतु का जो योग होता है, इसको हम कहते हैं वहम और डर के लिए। मन में किसी प्रकार का हमेशा डर रहना, इनसिक्योरिटी फील करना, चिंता होना, वहम होना, छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना, उसको लेकर भावुक होना, चिंतन होना, बहुत बार चंद्र केतु योग में देखा गया। वहीं अगर हम देखेंगे, अमावस्या का चंद्रमा नहीं होना चाहिए। यानी सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो इसमें क्या होता है,
सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पहुंच नहीं पाता, इसलिए चंद्रमा बिल्कुल छुप जाता है और अमावस पे अंधेरा होता है, चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। जब चंद्रमा नहीं दिखता तो हमारा जो मन है वो अशांत होता है। ऐसी स्थिति में अगर आपका जन्म होता है तो आप एक अमावस्या के चंद्रमा को लेकर पैदा हुए हैं, और अमावस्या का चंद्रमा हमेशा से पीड़ित और परेशान ही रहता है। ऐसे चंद्रमा के अंदर पाप ग्रह की क्षमता बढ़ जाती है, यानी ये चंद्रमा यहाँ शुभ ना होके एक पापी चंद्रमा हो जाता है। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष की सप्तमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी का चंद्रमा शुभ होता है। कुछ लोगों के मन में क्या होता है, आज पूर्णमासी और कल को कृष्ण पक्ष की पड़वा है, पहली तिथि है, वो कहते हैं अब तो कृष्ण पक्ष शुरू हो गया। भाई कल भी चंद्रमा फुल फ्लैश दिखाई दिया था, कृष्ण पक्ष की पहली को भी फुल फ्लैश ही दिखाई देगा आपको, क्योंकि 14 पूर्णमासी और प्रथमा का चंद्रमा लगभग सेम दिखाई देता। ऐसा नहीं होता कि कृष्ण पक्ष चालू और चंद्रमा खराब हो गया, ऐसा नहीं होता। शुक्ल पक्ष की सप्तमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक का जो चंद्रमा है वो शुभ होता है। जैसे जैसे सप्तमी के बाद चंद्रमा बढ़ता है कृष्ण पक्ष में तो वह अशुभ होता है, क्योंकि वो मावस के तरफ चलता चला जाता है। शनि चंद्र योग कुंडली में खराब माना जाता है। एक और कॉम्बिनेशन है शनि चंद्र योग, क्योंकि शनि क्या है, एक स्वभाव में अशुभ ग्रह है। शनि चंद्र के योग को विष योग कहा गया। ये आपके स्वभाव के अंदर नेगेटिविटी देता है, यह आपकी सोच को नकारात्मक करता है। खास तौर पे महिलाओं की कुंडली में तो बहुत बार देखा गया कि शनि चंद्रमा का योग बहुत खराब होता है, और बहुत सी कुंडली हमने ऐसी कलेक्ट करी है कि उस शनि चंद्र योग के कारण व्यक्ति का यानी महिला का वैवाहिक जीवन भी खराब है, और कहीं ना कहीं उसके जीवन में विवाह में विलंब भी है। सामान्य तौर पर कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला कॉम्बिनेशन है। व्यक्ति हमेशा से कन्फ्यूज रहता है, किसी की बात पे बहुत आसानी से संतुष्ट नहीं होता, उसके मन में किसी न किसी बात को लेकर जहर भरा होता है, विष भरा होता है। वो कब किससे नाराज हो जाए, कब किससे अंदर ही अंदर ईर्ष्या महसूस करने लगे, ये शनि चंद्र से आता है। वहीं शनि चंद्रमा राहु केतु एक्सेस पे हो तो इसको पागलपन का योग भी कहा गया। मिर्गी का दौरा पड़ना, अपस्मार, मेंटली डिप्रेशन, आप छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत सोचते हैं, परेशान होना, हल्की सी भी कोई बात आ गई मन में चिंतित होने लगे, बीमार हो गए, एकदम तो चिंता आ गई, डिप्रेशन में चले गए, बार बार हाथ धोना, किसी भी बात को लेकर बार बार सोचना, ये इस कॉम्बिनेशन से आता है। वहीं सूर्य चंद्र शनि हो तो एक तो सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो गया अमावस्या के योग, उसमें शनि और आ गया, यानी उस योग को और ज़्यादा बढ़ा होगा। अब सबसे ही खराब क्या होता है कि अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा नीच का होकर 6-8 बारे में बैठे, राहु केतु अक्ष पर हो, शनि मंगल से प्रभावित हो, ऐसे व्यक्ति बचपन से ही कभी कभी देखा जाता है पागल होते हैं, या उनका दिमाग ठीक नहीं होता, या उनकी बुद्धि ठीक नहीं होती, या वो और लोगों के तरह व्यवहार नहीं करते, वो अन्य बिल्कुल अलग व्यवहार करते हैं। तो बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है, ऐसे ही बच्चे 7वें या 8वें महीने में पैदा हो जाते हैं, फिर उनका जीवित जरूर रहते हैं, फिर उनका पूरा जीवन ऐसा ही चला जाता है कि कभी ना तो बोल पाते, ना कभी पूरा सुन पाते, कभी कभी तो लेटे ही रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जिनको आप अपनी हॉरोस्कोप में लगा के देख लो भैया कि मेरी अगर हॉरोस्कोप में ये प्रॉब्लम है तो मेरा चंद्रमा ठीक नहीं है। ये चंद्रमा सामान्य तौर पर ओवरऑल भी फल देता है कि ये आपके स्वभाव में स्पष्ट रूप से झलकेगा, आपको सामने वाला पहचान लेगा भी ये कुछ सन की किस्म का आदमी है, ये कुछ वहमी है, ये कुछ डरपोक है, ये आपके स्वभाव से व्यक्ति पहचान लेगा, या आप किसी की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन देख के उसके स्वभाव को पहचान सकते हैं। अब ये स्वभाव कहीं भी यूज़ हो सकता है, हम तो इसको कुंडली मिलान में भी यूज़ करते हैं कि लड़का या लड़की जिससे शादी होने वाली उसका चंद्रमा देख लो आप, तो हमें यहाँ से भी पता लग जाता है। या आप किसी के साथ कोई डीलिंग करने वाले हैं, उसका चंद्रमा देख लो कि ये कहीं धोखा तो नहीं देगा, चीट तो नहीं करेगा, वहाँ से भी पता लग जाता है। अब इसको उदाहरण कुंडली से समझ लेते हैं। देखिए, एक हॉरोस्कोप है, इसकी डिटेल मैंने आपके सामने रखी है। 5 मई 70 14/12 उज्जैन में इनका जन्म हुआ है। जब इनको राहु में चंद्र की दशा आई तब इनके जीवन में बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी परेशानी शुरू हो गई। खास तौर पे जो प्लेनेट पीड़ित है, जैसे चंद्रमा खराब है, अगर उसकी दशा या अंतरदशा आ जाती है तो वो आपके लिए और ज़्यादा घातक परिणाम देने वाली बन जाती है। वो प्लेनेट और ज़्यादा खराब हो जाता है। जनवरी 2022 से अगस्त 2023 तक, यानी लगभग देखें तो 12 और 8 20 महीने का समय इस व्यक्ति के जीवन का खराब समय गया। अब हमने इस व्यक्ति की हॉरोस्कोप देखी, तब हमने इसको बताया कि भी इस हॉरोस्कोप पे प्रॉब्लम क्यों है, आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये देखिए लगन कुंडली है, उनकी सिंह लगन की कुंडली है। लगन में पहले ही सूर्य की राशि में केतु बैठा हुआ है, एक वहमी ग्रह केतु बैठा हुआ है, शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं लगन पीड़ित है, क्योंकि लगन पर राहु केतु एक्सेस बना हुआ है।
अब हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है चंद्रमा को लेकर। सबसे पहले हमें क्या देखना है? चंद्रमा कहाँ का मालिक है? 12वें घर का मालिक है। मैंने आपसे कहा दशा चली राहु में चंद्रमा की। 12वां घर क्या है? नुकसान का घर, व्यय, खर्च, जेल, अस्पताल, दवाई, गोली, कभी कभी तो कोर्ट कचहरी, परेशानी, किसी प्रकार का आपके ऊपर आरोप लगना, यार ये सब ये चंद्रमा से आता है। अब ग्रह जहाँ का स्वामी है वहाँ के ही तो वैसे ही तो रिजल्ट देगा। चंद्रमा की अंतर्दशा शुरू होती है इस व्यक्ति को जनवरी 2022 से। चंद्रमा 12वें घर का मालिक होकर 9th हाउस में बैठा है, मंगल की राशि में है, मित्र की राशि में है। लेकिन अब कहें कि चंद्रमा जब पापी हो जाए, मैंने शुरू में ही कहा अगर चंद्रमा पापी ग्रह बन जाए तो ये अशुभ ग्रह की तुलना में और अधिक खराब फल देने में सक्षम है। अब आप इसको समझिए। सबसे पहले चंद्रमा अमावस्या का चंद्रमा है, चंद्रमा पक्ष बली नहीं है, चंद्रमा में कोई दम नहीं है, क्योंकि चंद्रमा अमावस का चंद्रमा हो गया। चंद्रमा सूर्य के साथ बैठ गया, इसलिए ये अमावस योग है। ऐसे चंद्रमा को पापी चंद्रमा कहते हैं। यही चंद्रमा यहाँ पर अगर देखें तो शनि के साथ है। पहली बात, छठे घर का मालिक शनि है, नीच का शनि है। अब शनि, सूर्य और चंद्र, 3 प्लैनेट एक साथ इस कुंडली में बैठ गए। दशा है चंद्रमा की, चंद्रमा छठे घर के मालिक के साथ बैठा है और ये चंद्रमा शनि, सूर्य, चंद्र के साथ है। अब महादशा किस ग्रह की है? राहु की है। राहु कहाँ है? शनि की राशि में। और शनि कहाँ है? फिर से यहाँ नीच का होके नवम भाव में। यानी पूरी तरीके से अगर देखें तो छठे घर का रोल बहुत ज़्यादा मिला। और आपको अच्छी तरह पता होगा कि जनवरी 2023 तक शनि यहीं थे और इस दौरान वक्री भी हुए थे। तो छठे घर के शनि ने सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिए। जब चंद्रमा की दशा शुरू हुई, इनको रोग हुए, इनके ऊपर ऋण हुआ, कर्जा हुआ, इनकी जिम्मेदारियों ने इन्हें परेशान कर दिया, इन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। छठा घर कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट, इनका विवाद हुआ, इन पर कोर्ट कचहरी हो गई, इनके ऊपर मुकदमे दायर हो गए, उस मुकदमे से इनको प्रॉब्लम हो गई। और वो 12वें घर का मालिक है, इसलिए नुकसान हुआ, कर्ज हुआ, खर्च हुआ। चंद्रमा पूरा पीड़ित हुआ तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में आ गया, बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया। ये जो समय है अगस्त तक का, ये इसके जीवन में एक बहुत खराब समय व्यतीत हुआ, क्योंकि वहाँ शनि, सूर्य और चंद्र का योग, शनि भी उस दौरान छठे घर में, राहु भी शनि की राशि में और शनि यहाँ नीच का हुआ। सब प्लेनेट भाग्य स्थान में बैठ गए, पूरा भाग्य स्थान ध्वस्त हुआ। व्यक्ति का भाग्य भी साथ नहीं दे रहा, उसके ऊपर आए दिन नई परेशानी हुई। एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का समय उस व्यक्ति ने अपने जीवन में बिताया जनवरी 22 से लेकर 23 अगस्त 23 तक। और अधिकतर जब कोई भी हॉरोस्कोप आपके सामने आए और आप उस कॉम्बिनेशंस को देखें, अगर उसका रिपीटेशन, अगर उसकी ऐसी ही स्थिति नवमांश कुंडली में भी बन रही है तो वो काम उसके साथ 100% होगा। और अगर नवमांश में वो स्थिति नहीं बन रही है तो वो 100% नहीं होगा। अब जैसे आपके सामने ये हॉरोस्कोप है, ये इस व्यक्ति की नवमांश कुंडली है। हमने देखा कि राहु की महादशा चल रही है, राहु छठे घर में बैठा। छठा घर रोग, ऋण, रिपु, कोर्ट कचहरी, झगड़ा झंझट का है। शनि की राशि में, वहाँ भी राहु शनि की राशि में था। आप ये देखिए, वहाँ शनि नीच का था, यहाँ राहु छठे घर के रोल रहकर शनि लगन में बैठा हुआ और शनि ने चंद्रमा को पकड़ लिया। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि राहु की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा पे फिर से लगन कुंडली के अलावा नवमांश में भी शनि का ही बार बार प्रभाव, और यहाँ अष्टमेश मंगल की भी दृष्टि इस पे पड़ रही है। यानी व्यक्ति को इस प्लेनेट ने कहीं से कहीं तक नहीं बख्शा, छठे घर के सारे रोल दे दिए उसे। इसीलिए ये व्यक्ति राहु की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा में पीड़ित हुआ। यहाँ से आपको पता लगेगा कि एक शुभ ग्रह चंद्रमा जब पापी हो जाता है, अशुभ हो जाता है, तब ये आपको जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। ये अकेला हॉरोस्कोप ऐसा है जिसमें अमावस का चंद्रमा भी हुआ, चंद्रमा 12वें घर का मालिक भी हुआ, चंद्रमा का छठे घर के शनि से संबंध हुआ, सूर्य शनि चंद्रमा का योग भी बना, शनि यहाँ नीच के भी हुए। यानी चंद्रमा में बल ही नहीं है। बस एक स्थिति अच्छी थी कि बृहस्पति इसको देख रहा है, अदरवाइज पागलपन होने में कोई देरी नहीं थी। अदरवाइज ये व्यक्ति अवश्य ही डॉक्टरी उपचार में चला जाता, इसको सिर्फ बृहस्पति ने बचा लिया। दूसरी स्थिति से बचाया कि लगन का मालिक 9th हाउस में सूर्य उच्च का होकर बैठा है, यानी शरीर मजबूत है, मन परेशान है।
और चंद्रमा मन का कारक है। तो ये इस तरीके से आप हॉरोस्कोप में दशाओं को लगा के देख सकते हैं कि भी अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपका चंद्रमा खराब है, ये नियम मैंने आपको बताए थे कि इस तरीके से अगर आपके हॉरोस्कोप पे चंद्रमा खराब है तो आप खुद सोच के देखें भी आपका स्वभाव कैसा है। लोगों से पूछे जी मेरा स्वभाव कैसा, तो आपको बताएंगे कि आपका स्वभाव ऐसा। फिर आप ये नोटिस करो कि आपको जीवन में जब जब चंद्रमा की दशांतर दशा आई तब आपके साथ क्या क्या हुआ, और आप निश्चित देख लीजिए अगर चंद्रमा स्वस्थ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और चंद्रमा खराब हुआ है तो आपको ये सारी प्रॉब्लम जो मैंने बताई हैं इन सब से अवश्य ही घिरना हुआ होगा। तो एक शुभ ग्रह चंद्रमा कैसे पापी बन जाता है, किस हद तक वो व्यक्ति को परेशान करता है, कैसे वो कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट मानसिक बीमारी परेशानी खर्च डॉक्टर बीमारी ये सब कुछ दे सकता है, ये मैंने आज आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाने की कोशिश की है। जय श्री राम।